मरीजों के लिए कभी डॉक्टर से लड़ती, मरीजों के लिए कभी डॉक्टर से लड़ती, कभी दुर्गा काली बन जाती है, कभी दुर्गा काली बन जाती है। सेवा भाव को ऊपर रखकर माँ का फर्ज निभाती है, सेवा भाव को ऊपर रखकर माँ का फर्ज निभाती है। वह कोई और नहीं, मेडिकल की रीढ़ की हड्डी नर्सेस कहलाती है। तो सब तरीके के मिशन और विजन को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग एकता मंच का निर्माण किया गया। कई सारे आपसे पहले भी कुछ संगठन बने हुए हैं, तो वो सारे संगठन जरूरी तो नहीं है कि आपके साथ में सपोर्ट में हो। विरोध में कुछ वो लोग हमारे साथ में रहे हैं जिन्हें लगता था कि मतलब कि इनकी सोच मतलब कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं है। अभी नर्सिंग के उत्तराखंड में कितने पद खाली होंगे? सर हमारा जिसमें सबसे सेकंड मांग रखा है हमने, उसमें IPHS मानक, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड मानकों के अनुरूप अगर देखा जाए तो अभी तकरीबन 4,500 पद हमारे खाली रिक्त हैं। हमारी लड़ाई जो है किसी सरकार या विशेष या व्यक्ति से नहीं है। आप तो बहुतों की तो उम्र निकल भी चुकी होगी। बिल्कुल, काफ़ी ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि जिनकी उम्र ही निकल गई है। ये परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो एक टाइम पहले वो उसको पढ़ चुके हैं और वर्तमान में जो है वो प्रैक्टिकली उन सभी चीज़ों को देख रहे हैं, जबकि जो नया युवा होगा उसके पास थियोरेटिकल नॉलेज तो होगा लेकिन प्रैक्टिकली वो जीरो होगा। सर बिल्कुल सही बात कही आपने। तो ये आपने बोला नहीं कभी कि भाई इसी पैटर्न को ही चेंज कर दो? सर पैटर्न तो तब चेंज होगा कि जब पैटर्न आज तक लिखित परीक्षा हुई नहीं है। मतलब आपको क्या लगता है कि ये परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी? बिल्कुल, परीक्षा रद्द बिल्कुल होनी भी चाहिए। नमस्कार पंडित जी, आज क्या हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका जो आपने नर्सिंग संवर्ग की बात को यहाँ पे रखने का हमें आमंत्रण दिया है। अच्छा, सबसे पहले नवल जी एक चीज़ बताइए, आपका थोड़ा सा एक तो संक्षिप्त परिचय हो जाए, पढ़ाई कहाँ से हुई और यहाँ तक पहुँचने की आपकी यात्रा। सर मेरा पूरा नाम नवल पुंडीर है। इस समय वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और नर्सिंग के बच्चों को शिक्षा भी देता हूँ। साथ ही साथ जो मेरी UG की पढ़ाई हुई है वो मैंने जॉली ग्रांट से अपनी पढ़ाई करी है। उसके बाद मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस ICU का रहा है। उसके बाद मैंने मास्टर भी अपनी करी है और इस समय मैं 3 साल मुझे पढ़ाते हुए टीचिंग में हो गए और वर्तमान समय में मेरी PhD भी मैंने अप्लाई कर दी है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और है कि ये आपका मतलब ये सारी पढ़ाई के दौरान यहाँ पे आज आप नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष के रूप में हैं, तो यहाँ पहुँचने के सर दरअसल ये काफ़ी एक लंबी समय की यात्रा है और मेरी एक कविता भी है। मैं उसके सारांश 2 पंक्तियों से उसका ही स्टार्ट करना चाहता हूँ। खुद की रचिता में खुद की लिखी हुई जो लाइन है कि वो ये इस तरीके से है कि मरीजों के लिए कभी डॉक्टर से लड़ती, मरीजों के लिए कभी डॉक्टर से लड़ती, कभी दुर्गा काली बन जाती है, कभी दुर्गा काली बन जाती है। सेवा भाव को ऊपर रखकर माँ का फर्ज निभाती है, सेवा भाव को ऊपर रखकर माँ का फर्ज निभाती है। वह कोई और नहीं, मेडिकल की रीढ़ की हड्डी नर्सेस कहलाती है। और सच कहूँ तो नर्सेस की चिंता मुझको बहुत सताती है, सच कहूँ तो नर्सेस की चिंता मुझको बहुत सताती है। ये कविता मेरे द्वारा 2022 के करीब तकरीबन लिखी गई थी और कहीं ना कहीं जो नर्सिंग प्रोफेशन में अनेक चीज़ें हुई हैं और काफ़ी समय के बाद जब हमारे प्रोफेशन में इस तरीके की गतिविधियाँ हुई हैं तो कहीं ना कहीं मुझे जो नर्सेस की चिंता है उस पे कहीं न कहीं ध्यान केंद्रित करने की जब मुझे लगा कि इस विषय में हमें आगे कार्य करना चाहिए। कई लोगों के द्वारा मेरे पास जो आए हैं, चाहे उस समय कोरोना वॉरियर्स हों, उन लोगों के द्वारा कि आप हमारी आवाज़ को उठाइए, आप हमारी बात को रखिए, हम आपके साथ हैं। तो वहाँ से कहीं न कहीं मुझे एक हौसला अफ़ज़ाई मिली है। मेरे खुद के परिवार से तकरीबन मुझे किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिला है। खुद के परिवार से, क्योंकि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। घर वालों ने कहा कि आप ऑलरेडी पढ़ा भी रहे हो बच्चों को, तो आपको ये सब चीज़ों में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने ससुराल पक्ष से भी, जहाँ से ससुर जी के द्वारा बहुत ही मुझे मोटिवेशन और हमेशा अपने हकों की लड़ाई के लड़ने के लिए हमेशा प्रेरणा मिली है। और साथ ही साथ तमाम जो लोग हमसे जुड़े हैं, तमाम लोगों की जो सोच और कहीं न कहीं वो जो सोच सकारात्मक सोच है, उन लोगों ने कहीं न कहीं हौसला अफ़ज़ाई करी है इस यात्रा को यहाँ तक लाने में। अच्छा, एक चीज़ और ये जो आपका नर्सिंग एकता मंच है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके मुख्य उद्देश्य क्या रहे हैं? सर नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड जो हमने बनाया है, तकरीबन अगर उससे पहले हम देखें तो उत्तराखंड में 4-5 संगठन नर्सिंग के बने हुए थे और सभी संगठनों में गुटबाजी थी, एक-दूसरे से लोग कटते थे और संगठन की जो सोच थी वो कहीं न कहीं यहीं तक थी कि संगठन एक-दूसरे के विरुद्ध भी थे और कहीं न कहीं एक संगठन के जो लोग स्वीकार करते थे, दूसरा संगठन उसके पक्ष में नहीं था।
तकरीबन 1.5 साल तक 2 साल तक जब हमने ये सब चीज़ें देखी और तमाम संगठनों के बाद जब हमने देखा कि संगठन में कहीं न कहीं कोई भी गतिविधि इस तरीके की नहीं हो पा रही है जो आगे की एक मिशन और विज़न को लेके चलने वाली है। तो 3 महीने पहले करीब हम लोगों ने काफ़ी अपने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ, सभी लोगों की राय के साथ जब हमने ये निर्णय लिया कि हमारे मिशन और विज़न सिर्फ़ नर्सिंग संवर्ग के लिए, सिर्फ़ वर्षवार भर्ती के लिए नहीं है। हमारे मिशन विज़न है प्राइवेट संस्थानों में अगर किसी का उत्पीड़न नर्सिंग संवर्ग के साथी के साथ, अधिकारी के साथ हो रहा है, उसके लिए भी नर्सिंग एकता मंच खड़ा है। साथ ही साथ किसी अधिकारी, किसी महिला, किसी नारी शक्ति के साथ अगर किसी तरीके का कहीं पे कोई अत्याचार हो रहा है और नर्सिंग एकता मंच में अगर उसकी शिकायत दर्ज होती है, हम उन लोगों के लिए भी लड़ेंगे। तो सब तरीके के मिशन और विज़न को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग एकता मंच का निर्माण किया गया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया कि आने वाले सालों तक भी नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड हमेशा कार्यरत रहेगा धरातल पर। अच्छा, तो इसमें आपके विरोध में भी कई होंगे ऐसे, क्योंकि आपने बताया जैसे कि कई सारे आपसे पहले भी कुछ संगठन बने हुए हैं, तो वो सारे संगठन जरूरी तो नहीं कि आपके साथ में सपोर्ट में हो। लेकिन सर सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि जब हम 3 महीने पहले हम लोगों ने संगठन का जब निर्माण करा, बहुत से लोगों से हमारे द्वारा पहले भेंट भी की गई, सभी के विचारों को सुना भी गया और उनकी प्रतिक्रियाएं भी सुनी गई। तो जब हमारी सोच जब उन्होंने देखी कि इनका मिशन और विजन क्या है, तो कई लोग, और आप यकीन नहीं करेंगे, आज की डेट में इन 3 महीनों में नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा हमारे साथ लोग 4000 प्लस लोग इस समय नर्सिंग अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ा मंच उत्तराखंड का ये बन चुका है। 4000 लोग तो काफ़ी होते हैं। जी, सबसे ज़्यादा अभी तक। तो विरोध में भी रहे हैं वैसे? विरोध में कुछ वो लोग हमारे साथ में रहे हैं जिन्हें लगता था कि मतलब कि इनकी सोच मतलब कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जब लोगों ने कुछ समय से देखा तो हमारे उसमें जब भी आंदोलन अभी स्टार्ट भी हुआ था, चाहे वो क्षेत्रीय दल हों, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, सभी लोगों ने हमारा समर्थन किया है। तमाम लोगों के, उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ हमें समर्थन मिला है। और वो कोई पार्टी विशेष हो या किसी, हर एक जगह से हमें कि आप लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो, अपने संवर्ग के लिए आवाज़ उठा रहे हो। और कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा का भी तभी एक सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलता है कि जब हम अपने उद्देश्यों के लिए, अपने अधिकारों के लिए मांग करें। क्योंकि अगर हमें पता है कि सामने गलत हो रहा है, उसके बाद भी हम चुप रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा का क्या महत्व है। मैंने ये इसलिए पूछा था आपसे क्योंकि कुछ संगठन जो आपकी मूल जो आपकी मांग है उसके विरोध में भी हैं, और वो भी नर्सिंग के ही कुछ संगठन ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस समय की जिस प्रक्रिया के द्वारा आप लोग चाहते हैं कि सबको पद मिले। दरअसल सर अभी तक किसी संगठन ने वैसे आगे मतलब कि फ्रंट में आके ये चीज़ें नहीं करी हैं, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन अभी कार्यरत है, सभी तरह से सहयोग मिला है। साथ ही साथ सरकारी संगठनों के द्वारा भी हमें सहयोग मिला है। सरकारी संगठनों के लेटर पैड भी हमें मिले हैं हमारे समर्थन में। हाँ, हो सकता है कि कुछ मतलब कि जो बैकडोर से कोई लोग हों, कुछ लोगों की सर, आप हर किसी की जो सोच है उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अधिकतर मैं इतना कहूँगा कि 80% लोग जो इस समय नर्सिंग के समय हैं, सब ने हमारी सोच को स्वीकारा है। और कहीं न कहीं जूनियर वर्ग भी जो हमारे साथी हैं, वो लोग भी आज हमारे साथ 22 के, 23 के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर भर्ती को वर्षवार करवा दिया जाता है, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में उनका भी नंबर आएगा, क्योंकि हर एक जिले में इस समय मेडिकल कॉलेज बनने का प्रावधान और कार्य स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ सभी को पता है कि पेपर लीक प्रकरण जैसे मामले उत्तराखंड में कितने ज़्यादा रहे हैं और साथ ही साथ कितना समय लग जाता है भर्ती को आने में। तो सभी लोगों का सहयोग रहा है। अभी तक सब पॉजिटिव, सकारात्मक चीज़ें ही हमें देखने को मिली है। अच्छा, अभी नर्सिंग के उत्तराखंड में कितने पद खाली होंगे? सर हमारा जो इसमें सबसे सेकंड मांग रखा है हमने, उसमें IPHS मानक, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड मानकों के अनुरूप अगर देखा जाए तो अभी तकरीबन 4500 पद हमारे खाली रिक्त हैं। चाहे वो फिर हम बात करें तमाम मेडिकल कॉलेजों की, चाहे दून मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे हल्द्वानी से बात करें हम, चाहे रुद्रपुर की बात करें, चाहे पिथौरागढ़ की बात करें हम, जहाँ पे अभी मतलब कि हमारे पद खाली हैं। और डाटा जो हमारे पास निकाला गया था, अभी हमने RTI के माध्यम से भी एक हॉस्पिटल का डाटा निकाला था, तो एक ही हॉस्पिटल में 450 पद हमारे रिक्त थे। तो कहीं ना कहीं 3,500-4 हज़ार पद हमारे अभी भी रिक्त हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो पद हमारे लोगों को, नर्सिंग संवर्ग के लोगों को मिलते हैं, तो बीच का जो ये तबका रह गया है, जो ये भर्ती जब हुई थी, तो उन लोगों को इसमें कहीं ना कहीं अपना रोजगार भी मिलेगा और स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ भी होंगी। अगर सारे पद भर जाते हैं तो आपके संगठन से जुड़े जितने भी लोग हैं या जितने लोग प्रभावित हुए हैं इससे, उन सभी को पद मिल जाएंगे? बिल्कुल सर, हमारी सरकार से यही मांग है कि आपने अपने एक बच्चे को 2014 में पहले नौकरी पे ला दिया और आप उसी बच्चे को आज, उसी के साथ ही जो छूट गया है, एक ही माँ बाप के 2 बच्चे हैं, उसको आप कह रहे हो कि आप एग्जाम 2025 के साथ दीजिए। तो ये दोहरी नीति क्यों है? हमारी लड़ाई जो है किसी सरकार या विशेष या व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई है इनकी दोहरी नीतियों से और सौतेले व्यवहार से।
क्योंकि एक ही माँ बाप के दोनों बच्चे हैं, आपने एक बच्चे को सरकारी सेवा में ला खड़ा कर दिया है, दूसरे बच्चे को आप सेम कह रहे हैं कि आप एग्जाम दीजिए। तो हमारी सरकार से यही निवेदन और अनुरोध बार बार हम कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं जो 2-2,500 बच्चे हमारे बच गए हैं, इनको समायोजित कीजिए। हमारा कहना है कि कल ही मत करिए, आप समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसी ठोस नियमावली हमारी बनाइए जिसमें इन बच्चों को लाभ मिल सकेगा, लाभान्वित हो सकेंगे, सबका घर चूल्हा जल सकेगा। हमारे साथ कई ऐसी महिलाएं हैं जो सिंगल पेरेंट्स मदर है, 8-8 साल से सिंगल्स हैं, पति हस्बैंड है नहीं, अपने बच्चों को पाल रही हैं। तो क्या उनके लिए मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटी कर रही हैं, तो क्या वो आज की डेट में नए बच्चे के साथ जो जर्मनी की तैयारी कर रहा है, जो आइलेट्स की तैयारी कर रहा है, जो एम्स की तैयारी कर रहा है, उन बच्चे के साथ एग्जाम में बैठना क्या सही, क्या वो उसके साथ फाइट कर पाएगी? क्योंकि कहीं न कहीं उम्र भी एक पड़ाव है और 30 के बाद हमारे पास एम्स वगैरह फॉर्म भरने के, बाहर वगैरह फॉर्म भरने के हमारे पास कोई चांस भी नहीं है। आप तो बहुतों की तो उम्र निकल भी चुकी होगी। बिल्कुल, काफ़ी ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि जिनकी उम्र ही निकल गई है। और हमारा सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा एक और भी हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि 2020 में जब कोरोना जैसी महामारी ने उत्तराखंड या पूरे देश में जब अपनी पकड़ बनाई हुई थी और लोग मर रहे थे, तो उस समय नर्सिंग प्रोफेशन, जहाँ डॉक्टर भी कार्य नहीं कर रहे थे पेशेंटों के साथ, तो नर्सेज दिन रात वहाँ मरीजों के साथ काम कर रही थी। और हमारे कई लोगों ने, नर्सिंग सवर के लोग उसी समय हाईलाइट भी हुए थे जब कई लोगों की जान भी गई थी। साथ ही साथ उस समय हमारे लोगों को आपने फूल वर्षा करवाई, आपने एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए, तो फिर आज वो रोजगार के मामले में इतने पीछे क्यों हैं? आप उन्हें रोजगार देने के मामले में इतने कहीं पीछे क्यों रह गए हैं? तो कहीं न कहीं हमारी सरकार से ये निवेदन भी रहा है। हालाँकि स्वास्थ्य मंत्री हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने पहले रोजगार इसमें 12 साल बाद लाया है और दिया भी है और आगे भी उसमें पॉजिटिव उसमें कार्य करेंगे। ऐसा हमें पूर्ण विश्वास भी है उनके ऊपर और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमें पूर्ण विश्वास है कि रोजगार के मामले में कहीं न कहीं हमारे जो बेरोजगार बच गए हैं, इनको लाभान्वित करेंगे। अच्छा, इस नीति में आप जो है मुख्य बदलाव क्या चाहते हैं? सर, हमारे मुख्य अगर देखा जाए बहुत ही सिंपल हमारे पॉइंट है। हमारे पॉइंट्स जो हैं कि जिस तरीके से जो हमारी भर्ती प्रणाली स्टार्ट हो रखी थी, क्योंकि आज तक हमारे उसमें एग्जाम नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं आप एक तो उसको कंटिन्यू रखिए। आईपीएचएस मानकों के अनुरूप आप 2500 प्लस पद, हालाँकि पद तो 3000 प्लस पद होंगे हमारे, 3500 होंगे। हम कह रहे हैं कि 2000 2500 पद आप हमें दे दीजिए, ताकि कहीं न कहीं जो बीच का ये बच्चे हमारे बच गए हैं, इनको रोज़गार मिल सके और फिर आप आगे आने वाले बच्चों के लिए अगर इसी प्रणाली को अगर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पहले भी कहा है कि पारदर्शिता के साथ, मेरिट वाइज के साथ भर्तियाँ उत्तराखंड में संपन्न हो रही है। तो इसमें क्या दिक्कत है फिर? क्योंकि कहीं न कहीं आज नर्सिंग प्रोफेशन का एक कोर्स करने में 10 से 12 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। जब हमारे लोग प्राइवेट संस्थानों में कार्य करते हैं, उनका सैलरी पैकेज मात्र अगर देखा जाए तो 12 से 15,000 रुपए स्टार्टिंग होता है। उसी समय उनकी शादियाँ हो जाती है। तो क्या 12 से 15,000 रुपए में एक बच्चा जो 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगा के कार्य कर रहा है, अपना कोर्स किया हुआ है, तो क्या 10-12 हज़ार रुपए में वो अपना प्रोफेशन चला पाएगा? क्या अपना रोज़गार चला पाएगा? या तो फिर प्राइवेट संस्थानों में इनकी जो पे स्केल है, इस पे काम किया जाए, ताकि बच्चा प्राइवेट संस्थान ही ना छोड़े। और अभी भी जो हमारा ये आंदोलन है, इस आंदोलन में कुछ दिनों पूर्व जो निजी संस्थानों द्वारा दबाव हमारे लोगों के ऊपर बनाया गया कि अगर आप ड्यूटी छोड़ते हो, अगर आप यहाँ से ड्यूटी से जाते हो धरने पे, आंदोलन में, कूच में, तो कहीं न कहीं आपको नौकरी से निकालना, हाथ धोना पड़ सकता है। तो हमारा भी उस दिन साफ निजी संस्थानों को चेतावनी हमारे द्वारा दी गई थी, अगर हमारे किसी भी संवर्ग के अधिकारी के साथ इस तरह का कृत्य किया जाता है, तो फिर अगला धरना हमारा उसी निजी संस्थान के आगे होने वाला है। अभी तक ऐसा कोई मामला उजागर नहीं हुआ है, क्योंकि आंदोलन, धरना प्रदर्शन, अपनी हकों की बात, संविधान हमें इस चीज़ का हक देता है और अपने हकों के लिए अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है, तो इसमें कोई संस्थान अगर हमारा रोक नहीं सकता है। सभी लोग लोकतंत्र में और आज़ाद हैं। 1947 के बाद सभी लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो कहीं न कहीं एक निजी संस्थान में हमारे लोग कार्य भी कर रहे हैं और इस तरीके का अगर प्रेशराइज़ उनके ऊपर किया जाता है, तो सोचिए उनकी आत्माओं पर क्या बीतेगी। तो निजी संस्थानों का तो वैसे भी आप अगर आप देखो तो आप जिस निजी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं और वहाँ से जिस लड़ाई के लिए आप लोग जा रहे हैं, वो तो लड़ाई यही है कि आपने वो निजी संस्थान को छोड़ना है। क्योंकि अगर आपको जिस लड़ाई के लिए आप जा रहे हो वो आपको मिल जाती है, तो वो संस्थान तो वैसे ही छोड़ दोगे। सर, ऐसा नहीं है। आज हमारे अगर उत्तराखंड में देखा जाए, तो उत्तराखंड में 100 प्लस नर्सिंग कॉलेज इस समय स्थापित हो चुके हैं, चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आईएनसी, अगर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे कॉलेज अभी हैं जिनको एप्लीकेशन भी नहीं मिला हुआ है, तब भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हजारों की संख्या में पास आउट भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर जब आप उनको पास आउट होते हो, तो जो प्राइवेट संस्थानें हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप उनका सैलरी पैकेज एक मानक एक ऐसा तय कर लीजिए कि बच्चे को छोड़ना ही ना पड़े।
आप उनको वहीं पे वो रिस्पेक्ट, वहीं पे वो सैलरी पैकेज और वो चीज़ दीजिए कि उसे सरकारी में जाना ही ना पड़े। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर की जो अभी भर्ती आई है पहाड़ों में, डॉक्टर पहाड़ों की भर्तियों में गए नहीं हैं, शामिल ही नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उनके अपने-अपने प्राइवेट संस्थान हैं, अपने-अपने वो चला रहे हैं, उसमें पर्याप्त उनको रिस्पेक्ट है, साथ में पैसा भी है। तो कहीं न कहीं फिर हमारे भी अगर ऐसा सीन बनता है, तो हमारे लोग भी क्यों बार-बार सरकारी के पीछे भागने के चाहेंगे? नहीं, सरकारी के पीछे भागने नहीं जाएँगे, वो ये तो अलग मैटर हो गया। लेकिन जो मेरा कहना था कि आप कह रहे, जैसे आपने बताया कि जो प्राइवेट संस्थान हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप जाते हैं धरने पे, तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो लेकिन आप लोग तो जा ही इसलिए रहे हैं कि आपको जो है वो नौकरी छोड़नी है, जहाँ पे आप अभी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हमारे जो लोग थे, जो जिनमें अपनी मतलब की क्षमता थी सोचने की और विवेक था, उन लोगों के द्वारा साफ कहा गया था कि हाँ, हमारे द्वारा अगर सरकारी नौकरी मिलती है, हमें प्राइवेट संस्थान का जो उत्पीड़न है, वो छोड़ना पड़े तो हम तैयार हैं। और यही बात थी कि हमारे द्वारा 1 हफ्ते में 4 कूच हमारे द्वारा किए गए। हालाँकि हमें एकता विहार में पटका गया ताकि हमारी आवाज़ को शासन-प्रशासन तक कहीं न कहीं दबाया जा सके। लेकिन मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा मीडिया का, लोकतंत्र का सबसे मजबूत जो स्तंभ कहा जाता है, उन्होंने किस तरीके से जो हमारी सोशल मीडिया में हमारी आवाज़ रखी, हमारे संवर्ग के लोगों की बात रखी, कहीं न कहीं वहाँ से हमारे उसको बल मिला। और साथ ही साथ कुछ समय पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो वार्ता हुई है, अभी तक हमें सिर्फ ओरली आश्वासन मिला है, लेकिन हमारा इंतज़ार रहेगा वो रिटर्न कागज़ देखने का, वो रिटर्न में लिखित में देखने का, तो उसके बाद ही हमारा अनिश्चितकाल धरना टूटने वाला है। अच्छा, आप ये जो अभी भर्ती परीक्षा के लिए जो अनाउंसमेंट हुई है, आप लोग इसके विरोध में हैं। ऐसा इसका क्या असर पड़ने वाला है जो जिसकी वजह से आप इसके विरोध में हैं? सर विरोध में हम इसलिए हैं क्योंकि सीधी-सी बात है जो भर्ती प्रक्रिया अगर ये हो एग्ज़ाम लिखित परीक्षा आई है, तो जो हमारे लोग ओवर एज हो चुके हैं पहली बात, जिनकी उम्र इस समय 42 तकरीबन 40 तक लोग हैं जो पहुँच चुके हैं। दूसरी बात है जो 2 ढाई हज़ार बच्चे बच चुके हैं, कहीं न कहीं हमें नहीं लगता कि फिर ये सरकारी सेवाओं में कहीं आ पाएँगे। और पूरी तरीके से इनका मतलब कि आगे आने वाले समय में फिर कोई सरकारी सेवा इनको नहीं मिलने वाली है। जबकि जो नया हमारा बच्चा है, जो नया हमारा फ्रेशर है, उसके पास तमाम ऐसे ऑप्शंस खुले हुए हैं, चाहे वो हम एम्स की बात करें, तमाम बाहर देश की बात करें, तमाम उनके पास ऑप्शन खुले हुए हैं। 2020 के बाद सरकार ने सीएचओबी प्रोग्राम जो सेंट्रल प्रोग्राम है वो लागू किया था, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वहाँ पे भी पहाड़ों पे लोगों को भेजा गया। वहाँ पे भी जो सैलरी पैकेज देखा जाए 35 से 40 हज़ार सैलरी पैकेज है। तो कहीं न कहीं आप बाद वालों के लिए देख रहे हैं, उनका भविष्य देख रहे हैं, लेकिन जो बीच में ये बच्चे जो बीच के लोग हैं, इनका जो जीवन खत्म होने वाला है, वो कहाँ जाएँगे? आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखो जो भी ये लोग प्रभावित हो रहे हैं इस टाइम पे, ये परीक्षा में जो पूछा जाएगा, वो एक टाइम पहले वो उसको पढ़ चुके हैं और वर्तमान में जो है वो प्रैक्टिकली उन सभी चीज़ों को देख रहे हैं। बि जबकि जो नया युवा होगा उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो ज़ीरो होगा। सर बिल्कुल सही बात कही है आपने क्योंकि इसमें एक और चीज़ भी मैं अगर बात करूँ कि जो युवा इस समय थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहा है, साथ ही साथ जो हमारे इन्होंने पैटर्न एग्ज़ाम का निकाला है, उसमें 100 नंबर का इन्होंने एग्ज़ाम का नर्सिंग से रिलेटेड निकाला है। बाकी आपने हिंदी, जनरल नॉलेज, रीज़निंग तमाम तरीके की चीज़ों को ऐड कर दिया है। तो अब ये बताइए कि 2014 10 साल 12 साल पहले जो बच्चे मतलब कि ये सब चीज़ छोड़ चुके हैं, वो कैसे मतलब उसमें एक उनको पकड़ पाएँगे, उन चीज़ों को कर पाएँगे। दूसरी बात है जब भी हमारे प्रोफ़ेशन में क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिस है और जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादातर मान्यता दी गई है। क्योंकि आप भी देखिएगा कि कभी भी कोई वीआईपी अगर कोई पेशेंट है या फिर नेता या फिर सरकार या शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति खुदा ना खास्ता एक सरकारी हॉस्पिटल में या कहीं पे भी अपना उपचार लेने जाता है तो वहाँ पे पहला ही क्वेश्चन रहता है कि हमें एक्सपर्ट स्टाफ दीजिए। तो एक्सपर्ट स्टाफ बिल्कुल। दीजिए तो आप सीनियर को माँग रहे हैं वहाँ पे, तो फिर रोज़गार के नाम पे उसको पीछे क्यों धकेल रहे हैं? तो आपने कभी विभाग से या अपने विभागीय मंत्री जो हैं, उनसे डिमांड नहीं करी कि भई ये जो आपने ये क्वेश्चनर जो इसका तैयार किया जा रहा है, ये बहुत गलत है, क्योंकि ये जो रीज़निंग है या हिंदी है, ये सब चीज़ें तो आपको मेरे ख्याल से नर्सिंग के दौरान कभी पढ़ाई भी नहीं जाती होंगी। तो ये आपने बोला नहीं कभी कि भई इसी पैटर्न को ही चेंज कर दो? सर आप पैटर्न तो तब चेंज होगा कि जब पैटर्न आज तक लिखित परीक्षा हुई नहीं है। हमारा तो सीधा-सा मानना है कि आपको ऐसी क्या विषम परिस्थितियाँ आ गई हैं कि इनको कैंसल करके आपको लिखित परीक्षा लानी पड़ रही है। और 2020 में आपके द्वारा जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, जब हम कोचिंग संस्थानों से कोचिंग ले रहे थे और परीक्षा के लिए तैयार भी थे, तब आपके द्वारा कहा गया था कि अनुभव वाले स्टाफों को पहले नौकरी दी जा रही है, तो कहीं न कहीं पारदर्शिता के साथ आने वाले समय में सभी को नौकरी रोज़गार मिलेंगे। तो उस समय कौन-सी ऐसी वो विषम परिस्थितियाँ थी और आज ऐसी कौन-सी विषम परिस्थितियाँ आ गई है, ये दोहरी नीति सरकार की क्यों है?
इस पे हमारा सवाल है। तो आप जैसे आपने बताया था कि आप लगातार बहुत सारे मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, सबके आपने लेटर इकट्ठे करे हैं। तो आपने ये जब आप स्वास्थ्य मंत्री से मिले होंगे तो वहाँ पे आपने इस चीज़ को पूछा नहीं? स्वास्थ्य मंत्री के साथ काफ़ी समय बाद हमारी कल मुलाकात हुई है और तमाम जो ये 3-4 दिनों में हमें 40 प्लस हमें विधायकों के और कैबिनेट मंत्रियों से जो हमें लेटर समर्थन प्राप्त हुए हैं, जो हमारे तमाम लोगों के जनप्रतिनिधित्व जगह-जगह से लेटर में प्राप्त हुए हैं, तो वो लेटर भी हमने रिसीव करवाए हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहीं न कहीं अब सकारात्मक इसमें हमारे लिए पहलू रखा हुआ है और सर ने बिल्कुल आश्वस्त किया है कि तुम्हारे लिए ज़रूर इसमें कुछ कार्य किया जाएगा और हमें भरोसा अब कहीं न कहीं एक लग रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा पहले भी कार्य किए गए हैं और अब भी हमारे लिए कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, लेकिन लिखित रूप में हमें वो ज़रूर चाहिए। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये परीक्षाएँ रद्द हो जाएँगी? बिल्कुल परीक्षा रद्द बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है, तो लास्ट दरवाज़ा हमारे पास न्यायालय का भी बचता है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब 2027 में इलेक्शन है और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायकों के द्वारा हमारे घरों में दरवाज़ा खटखटा के हमसे वोट माँगे जाने हैं, तो क्यों ना उससे पहले हम रोज़गार के लिए उन जनप्रतिनिधियों, उन नेताओं के, उन विधायकों के दरवाज़ा पहले हम लोग खटखटवा दें रोज़गार के लिए। तो ये हमारा सबसे बड़ा इस समय पहला एक कदम हमने किया है, जो शासन प्रशासन, जो सरकार, जो लोग लोकतंत्र में जिनको चुन के हम भेजते हैं, पहले उनसे हमारी माँग है। अगर माँग वहाँ फुलफ़िल नहीं होती है, तो तरीके तो हज़ार हमारे पास ऑप्शन बचे हुए हैं। तो न्यायालय के लिए आप अभी सोच ही रहे हैं, न्यायालय के लिए तो आपको चले जाना चाहिए था अभी तक। न्यायालय हमने इसलिए न्यायालय के न्यायालय में बहुत बार क्या होता है सर कि समय बहुत एक लंबी एक समय प्रक्रिया हो जाती है और कहीं न कहीं एक लंबा टाइम ड्यूरेशन देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे में जो हमारे ओवर एज हो चुके पहले ही बच्चे हैं, कहीं न कहीं उनको भी फिर और इंतज़ार करना पड़ जाएगा। हमारा ये मानना है कि पहले हो सके तो जो सरकार से ही, शासन प्रशासन से ही हमारी व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया जाए और सुचारू रूप से आगे किया जाए। अगर बाद में कुछ भी नहीं होता है, तो अंतिम में हमारे पास न्यायालय के अलावा कोई दरवाज़ा बचता ही नहीं है। बल्कि मेरे को तो याद आ रहा है कि शायद एक बार न्यायालय में जाए गए भी हैं शायद। बिल्कुल सर, एक बार न्यायालय में गए थे और उसमें कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर भी दिया गया था कि वन टाइम सेटलमेंट के अंदर इतने बच्चों को आप नौकरी दे दीजिए। लेकिन वो वन टाइम सेटलमेंट ना होकर टू टाइम सेटलमेंट दिया गया है। 1564 प्लस 1455 में वो नौकरियां दी गई है। तो हमारा यही मानना है कि जब आपने वन टाइम सेटलमेंट देखा था और इतने लोग उस समय फॉर्म भर चुके थे, तो आपने एक 14 वाले बच्चे को नौकरी दे दी और एक 14 वाले को रोक लिया। तो उसके लिए आपने कोई प्रावधान क्यों नहीं किया है? और अगर आपको लगता ही है कि लिखित परीक्षा इतनी बेनिफिट थी, तो आप उन पदों को भी जो आपने पहले किए उन्हें कैंसिल करके बिठाइए आज एग्जाम में। हम लोग तैयार एग्जाम देने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हम एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं। बट यही हमारी जो नीति है, उसका हम खुलकर और पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और इसीलिए हमें सारी जगह से जन समर्थन देखने के लिए हमें मिल रहा है। मतलब आपका कहना ये है कि वन टाइम सेटलमेंट का जो आदेश हुआ था, उसको भी सरकार ने सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उसको भी सरकार ने 2 टाइम पे 2 टाइम सेटलमेंट दिया। भर्ती को एक साथ अगर हो जाता, तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को रोज़गार उस समय एक साथ ही मिल जाता। लेकिन शासन प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि भर्ती को 2 पार्टों में मतलब कि तोड़ा गया। देखो शासन प्रशासन को तो ये भी देखना होता है कि इतना बजट कहाँ से आएगा। तो वो उसकी व्यवस्थाएँ भी देखते हैं कि कितना बजट उनके पास है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कितने पदों को पहले निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। वित्तीय विभाग की अगर बात करें, हम हमारी कोई ऐसी माँग तो है ही नहीं कि आप हमें अगले महीने नौकरी दीजिए। यहाँ तक कि हमारे लोग तो इतने मतलब कि नरसिंह संवर की मैं बात करूँ तो हमेशा मैंने जब अपनी पंक्तियों में भी कहा कि सेवा भाव को ऊपर रखकर माँ का फर्ज निभाती है। हमारे लोगों का ये कहना भी कहीं न कहीं इतना है कि सरकार के पास अगर बजट नहीं तो हम 1 या 2 महीने सरकारी सेवा शुरू में मतलब कि फ्री देने के लिए भी तैयार हैं अपने लोगों के लिए, अपने उत्तराखंड राज्य के लिए। तो कहीं न कहीं हम भी वो चीज़ें समझते हैं और हमारी कोई ऐसी माँग नहीं कि कल ही आप पूरी करिए। आप हमारी कम से कम नियमावली संशोधित करके हमारे लोगों के लिए जो बचे हुए लोग हैं, उनके लिए एक मार्ग रास्ता बनाइए। वैकेंसी जब आनी होगी, जब आपको देनी होगी, जब आपको लगता है कि पूरी तरीके से आपके पास बजट है, आप उसके बाद वो भर्तियों को आगे मतलब कि बाँटिए। तो ये जो वन टाइम सेटलमेंट हुआ था, इसमें लगभग 3000 पद निकाले गए थे। तो ये 3000 उस समय के लिए सफिशिएंट थे? सर सफिशिएंट अगर देखा जाए तो आईपीएचएस मानक की मैं जो बार-बार बात कर रहा हूँ, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के, उनके अकॉर्डिंग उस समय तकरीबन 8000 पदों पे उत्तराखंड में ज़रूरत थी। ज़रूरत थी। क्योंकि बेड के हिसाब से और हर एक वार्ड के हिसाब से उसमें देखा जाता है कि कितने स्टाफ नर्स आपको देने होते हैं। तो कहीं न कहीं उस समय 8000 पदों की व्यवस्था उस समय आवश्यकता थी, तो उसमें से भी 3000 आपने बाँटे हैं। आज की डेट में भी अगर देखा जाए, चाहे वो क्योंकि तमाम आज छोटे-छोटे हॉस्पिटलों को भी उच्चीकृत कर दिया गया है और साथ ही साथ हर जिले में एक-एक मेडिकल कॉलेज बनने का प्रस्ताव भी चले गया है। तो कहीं न कहीं जो वैकेंसी हमारी वो तो बढ़ ही रही है, लेकिन रोज़गार जो कहीं न कहीं है वो किस समय कम पड़ा हुआ है और अगर लोगों को मिलता है तो उतना ही दूर-दराज इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएँ सुदृढ़ और मजबूत हो सकेंगी।
मतलब ये है कि जब ये 3000 पद निकले थे उसी समय 5000 पद कम निकाले गए, तो एक अप्रोक्स। हाँ, बिल्कुल सर, हो सकता है कि ठीक है, हम मानते हैं कि एक साथ इतनी भर्तियों को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम भी लिखे पढ़े लोग हैं, हमें सारी चीज़ें पता है। लेकिन आप कहीं न कहीं 12 साल बाद 2020 में वैकेंसी निकालते हो और 5 साल उन वैकेंसियों को कंप्लीट होने में लगते हैं, तो कहीं न कहीं 17 साल का एक गैप आ जाता है। 12 साल बाद 2020 में वैकेंसी आती है और 5 साल उस वैकेंसी को पूर्ण होने में लगते हैं, तो 17 साल। अब ये बताइए कि 17 साल तक जो उत्तराखंड का एक नागरिक, हम लोगों को 10 साल हो गए हैं नर्सिंग किए हुए, तो कहीं न कहीं अब ये बताइए कि जब रोज़गार, या तो एग्ज़ाम पैटर्न तब आपका अच्छा है कि आप हर साल एम्स की तरह या बाहर की तरह हर साल पेपर निकालिए, हर साल आप 200 या 300 पद निकालिए, तो एग्ज़ाम उसमें बेनिफिट है। लेकिन जब आप इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर एग्ज़ाम निकाल रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय है? ये मतलब उत्तराखंड बनने पे ये पहली बार हो रहा है ऐसा है? ये पहली बार पहली बार। एग्ज़ाम अभी हुआ भी नहीं है और ये नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमें जितने भी आंदोलन करने पड़े, हम अभी अनिश्चितकाल पे बैठे हुए हैं और जितने कार्य हमें करने पड़े हम करेंगे। क्योंकि हम अगर आज की डेट में अगर ये हो गया, तो हमारे ये 2 ढाई हज़ार जो बच्चे बीच के बचते हैं, इनके साथ अनर्थ हो जाएगा। बड़ी संख्या में बेरोजगार रह जाएँगे। बिल्कुल सर, और वो बेरोज़गार जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोविड काल के समय उत्तराखंड राज्य के लोगों को अपनी स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की हैं। या फिर प्राइवेट संस्थानों की मार झेलेंगे। बिल्कुल सर, प्राइवेट संस्थानों का शोषण झेलेंगे और प्राइवेट संस्थानों को अगर इतनी आपत्ति अगर अपने स्टाफों को छोड़ने की है, अगर वो भी चाहते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस स्टाफ रहे, तो आप उनके लिए कुछ ऐसी अप्रोचेज़, आप उनके लिए ऐसी कुछ पॉलिसी बनाइए कि आपका स्टाफ आप ही के पास रिटेन रहे, वो कहीं छोड़ कर जाए नहीं। आप उसको सरकारी पैकेज नहीं दे सकते हो, लेकिन आप उसे सरकारी पैकेज के एक तकरीबन एक ऐसी व्यवस्था उनके लिए बना सकते आस-पास हो, लेके आ आस-पास सकते लेके आ सकते हो हैं। कि जहाँ पे उसको अपना मतलब कि आने वाला फ्यूचर सिक्योर लगे। तो कहीं न कहीं प्राइवेट संस्थानों को भी इस चीज़ पे सोचने का एक बड़ा विषय है। अच्छा, एक चीज़ मेरी थोड़ी देर से दिमाग में घूम रही है। आपने बताया था कि नर्सिंग का जो कोर्स करने के लिए लगभग 10-12 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। तो क्या आपको ये जेन्युइन लगता है कि इतना खर्च होना चाहिए इसमें? सर, प्राइवेट संस्थानों में तो इतना ही खर्चा है, अगर सरकार की मैं बात करूँ तो सरकारी में ये खर्चा कम है। सरकारी सीटों पे आपका 30-40 हज़ार रुपए पर ईयर के हिसाब से फीस वगैरह ली जाती है। प्राइवेट संस्थानों में आज से 8-10 साल पहले सिर्फ 5-7 ही नर्सिंग कॉलेज, लगभग 10-12 कॉलेज यहाँ पे उत्तराखंड में पूरे चल रहे थे। लेकिन आज की डेट अगर आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट हुआ है या किसी चीज़ की संख्या बढ़ी है, तो नर्सिंग कॉलेज की। आज भी आप गूगल करिए, आपको 100 प्लस नर्सिंग कॉलेज उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाएँगे और बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो मतलब सिर्फ़ अभी एफ़िलिएशन भी नहीं है, कॉलेज नर्सिंग का रन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे उत्तराखंड में राज्य में जो लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहरी राज्यों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो क्या रोज़गार में आप उन लोगों को यहाँ पे लाना चाहोगे कि यहाँ पे एक उत्तराखंड मूल निवासी को, जो उत्तराखंड के जब जल, जंगल, ज़मीन की बात आती है, यहाँ के लोगों के रोज़गार की बात आती है, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार देना चाहोगे? पढ़ाई पढ़ाई में किसी का कोई वो नहीं है कि आप कहीं से पढ़ाई करिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कहीं न कहीं राज्य सरकार को ये सोचने की ज़रूरत है, जब यहाँ का बच्चा दूसरे राज्य में जाता है, तो कहीं न कहीं जब वहाँ पे भी पोस्ट निकलती है, तो प्राथमिकता उन लोगों को ही दी जाती है, लोकल्स को ही। लोकल्स को। हाँ, ये भी एक मेरा क्वेश्चन था वैसे थोड़े मैंने बाद में पूछना था कि ये जो मैंने कई बार ये चीज़ें सुनी हैं आप लोगों के आंदोलनों में कि बाहरी राज्य के लोग जो हैं यहाँ पे नौकरियाँ लेके बैठे हैं बहुत सारे। सर, उसमें क्या हुआ था कि पहली वैकेंसियों में कुछ लोगों ने लेने का प्रयास किया था। कुछ लोगों को हमारे जो पूर्व संगठन है, उन्होंने उनके द्वारा कार्रवाई भी करी थी और उनको हटाया भी गया था। और साथ ही साथ अभी भी 44 प्लस लोग, जो पिछले डेढ़ 2 साल से एक केस हमारा बाहरी राज्यों वालों के साथ चल रहा है, वो अभी भी चल ही रहा है। तो हमारा यही मानना है कि बाहरी राज्यों के लोगों को यहाँ पे प्राथमिकता देने का क्या बात है। एक तो आपने स्थायी निवास भर्ती कर दी है, मूल निवास भर्ती का कोई आपने मापदंड तैयार नहीं किया है। ऊपर से जब यहाँ रोज़गार सीमित मात्रा में निकलते हैं, छोटा राज्य है, तो जब यहाँ के बच्चे को ही रोज़गार नहीं मिलेगा, तो कैसे मतलब कि आप व्यवस्था खैर रोज़गार की सरकार की बात कर सकते हो? ये पॉलिसी तो खैर सिर्फ नर्सिंग में ही नहीं, हर एक जितनी फ़ील्ड भी में भर्तियाँ हैं सभी हर में एक दिक्कत फ़ील्ड है। में ये कहीं न कहीं देखने के लिए रहती मूल है। निवास के ऊपर तो बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल। ये तो है ही। अच्छा, एक चीज़ और है, आपका जो ये अभी 8 दिसंबर को जो है सीएम से मिलने का प्रोग्राम था, उनका आवास घेरने का, इस दौरान भी आपकी कुछ झड़प हुई, आपके साथियों के साथ मार-पिटाई भी हुई? कहीं न कहीं सर ये आंदोलन को दबाने की एक प्रयास था।
शासन प्रशासन के द्वारा, क्योंकि उससे पहले हमारे द्वारा सचिवालय कूच भी किया गया था 25 नवंबर को। फिर उसके बाद हमारे हमारे द्वारा सबसे पहले परेड ग्राउंड में हम 5 तारीख से धरना प्रदर्शन के हमने एप्लीकेशन भी डाली थी और बैठने के लिए हमने अपने प्लान सभी लोगों को वहाँ पे बताया था, क्योंकि बहुतों को एकता विहार का कुछ पता ही नहीं है। एकता विहार शहर से एक दूसरे कोने में स्थित है, दूर है, जहाँ तक आवाज़ पहुँची नहीं जाती है। तो उस दिन भी हमारे जब तमाम गढ़वाल के लोग, चाहे कुमाऊं मंडल के लोग, अलग अलग जिलों से जो हमारे लोग आए थे, उनको कहीं ना कहीं सुबह ही बसों में भर भर के गिरफ्तारी करके एकता विहार में पटक दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो नारी शक्ति है, जिन्होंने इस तरीके की चीज को कभी फेस नहीं किया, एक डर का माहौल उनके मन में उत्पन्न हो गया कि गिरफ्तारी हो रही है, भर्ती के लिए गिरफ्तारी हो रही है, हमें आंदोलन में नहीं जाना है। उसके बाद लगातार अगली बार भी जब हमारे द्वारा सीएम आवास कूच किया गया, हमारी कुछ नारी शक्ति के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा भी थोड़ा मतलब अभद्रता वाला व्यवहार देखने के लिए मिला। और कहीं ना कहीं वो हीट ऑफ द मोमेंट जो चीजें भी हुई हैं, एक हम लोगों को जो बैरिकेडिंग हाथी बड़कला में जाके रोकना था, वो कहीं ना कहीं साला वाला पुल पे ही रोक दिया गया। तो ये भी कहीं एक मतलब की बात थी कि आप आंदोलन को कमजोर करने के लिए, जो हमारा हक है, हमें अपनी आवाज को बुलंद करने, आप कहीं ना कहीं उसको रोक रहे हो। लेकिन सरकार की, हमने उस समय भी कहा था कि शासन प्रशासन की ये भूल है कि वो चाह रहे थे कि हमारे आंदोलन की आवाज को कहीं ना कहीं एकता विहार तक ही सीमित कर जाए। लेकिन आपने उस दिन देखा जब वो चीजें हुई और किस तरीके से मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, सब लोगों ने, जो मजबूत स्तंभ है उन्होंने कवरेज करी, वो एक नेशनल न्यूज बन गई। और जिस चीज के लिए हमारे लोगों के द्वारा, लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ, क्या हमारी मांगे थी, वो सभी की उसमें हाईलाइट भी हुई और सभी का समर्थन जो पहले हमें मिल रहा था वो 2 गुना और ज्यादा मजबूत हुआ। तो इसका असर आपके आंदोलन पे क्या पड़ने वाला है? सर आंदोलन पे तो असर, मैं अगर बात करूं, अगर महाभारत की, अगर मैं इसमें एक बात करना चाहूंगा कि महाभारत के टाइम पे जब श्री कृष्ण कौरवों के पास गए थे संधि का संदेश लेने, तो दुर्योधन ने वहां पे उनका बहिष्कार किया था। तो उस पे हमारे जो कवि थे रामधारी दिनकर जी, उनके द्वारा 2 बहुत ही अच्छी लाइनें कही गई हैं कि बरसों तक वन में घूम घूम, बरसों तक वन में घूम घूम, बाद विघ्नों को चूम चूम, बाद विघ्नों को चूम चूम, सह धूप पानी पत्थर, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन होता है, देखे आगे क्या क्या होता है। तो बहुत बढ़िया उनकी पंक्तियां थी और मैंने कई बार ये कही भी हैं और जब सुनी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना आप लोकतंत्र में आवाज दबाने के लिए, लोगों को नीचा करने के लिए आवाज आप करते हो, प्रयास करते हो, कहीं ना कहीं उसमें आपको जरूरी नहीं कि सफलता आपको उसमें मिले। वो आवाज और उतनी बुलंद होती जाती है। अगर आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके मिशन और विजन क्लियर है, तो वो आवाज जरूर एक दिन शासन प्रशासन के दरवाजे तक, गलियारों तक पहुंचती है। अच्छा, आपके इस प्रदर्शन में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है और नर्सिंग में तो वैसे भी महिलाओं की भूमिका ज़्यादा हमेशा से देखी गई है। और ये जो संघर्ष रहा आप लोगों का पुलिस वालों के साथ, जो जो भी वो कर रहे थे, उसमें कई सारी महिलाएं जो हैं चोटिल भी हुई हैं, बड़ी दिक्कत रही। तो इसका असर आपके मतलब जो महिला जो हैं, जो नर्सिंग से जुड़ी हुई हैं, इनके ऊपर क्या पड़ने वाला है? सर शुरू के दिनों में इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। बेशक इसका थोड़ा जो एक डर का माहौल था, वो इन लोगों के ऊपर पड़ा ज़रूर था कि कहीं न कहीं गिरफ्तारी हो रही है, हमारे साथ अभद्रता का व्यवहार हो रहा है, हमें अपनी आवाज़ उठाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब हमारे द्वारा लगातार 1 हफ्ते में 3-4 कूच किए गए, तो वो आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हुई। और जब इस तरीके की घटनाएँ सामने आई, तो महिलाओं ने भी कहीं न कहीं, वो मैं कह रहा था कि कभी डॉक्टर से लड़ती, कभी दुर्गा काली बन जाती है। तो उसके बाद हमारी जो महिला नारी शक्ति है, वो दुर्गा काली बन गई और कहीं न कहीं अपने अधिकारों के लिए और ज़्यादा भीड़ में सड़कों पर उतरी है। तो उसका कहीं न कहीं शुरू में जो नेगेटिव प्रभाव पड़ा था 1 दिन, उसके बाद वो पॉजिटिव प्रभाव भी अगले आने वाले दिनों में देखने के लिए मिला। और अभी भी, आज भी हमारे साथ इस कड़ाके की सर्द में, जब दिसंबर का महीना है, पहाड़ों पे बर्फबारी है और मैदानी इलाकों में कोहरे ने अपनी चादरें फैलाई हुई है, इस समय भी हमारे साथ महिलाएं भी और जो हमारे पुरुष लोग भी हैं, लगातार आंदोलन को और मजबूत और ऊर्जा दे रहे हैं। अच्छा, ये जब इस तरह का चीज़ें जितने भी नर्सिंग स्टाफ के लोग हैं, इनके परिवार वाले देखते हैं, तो उनका क्या रुझान रहता है? वो क्या चाहते हैं कि आप लोग फाइट करते रहो, या जैसे, क्योंकि जब इस बार लोगों ने सोशल मीडिया पे, टीवी पे जब देखा कि खूब हंगामा हो रहा है, बहुत गलत व्यवहार हो रहा है, तो लोगों के जो ये जो महिलाएँ जो थी, जिनके साथ ये सब चीज़ें हो रही थी, उन लोगों के घर वालों का क्या रहा इसमें रुझान?
घर वालों का ये कहना था कि मतलब कि आप लोगों की मांगे जायज़ हैं, आप लोगों के साथ इस तरीके का जो व्यवहार हो रहा है, तो वो भी सड़कों पे उतरने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर लड़ाई आर-पार की तो हम भी आपके साथ लड़ाई में उतरते हैं। हुँ, लेकिन हुँ। हमारे द्वारा कहीं न कहीं उनको लोगों को भी समझाया गया, उन लोगों से बातचीत करी गई कि लोकतंत्र में अगर लाठियाँ खाकर और गोलियाँ खाकर आज़ादी मिलती है और कहीं न कहीं इस तरीके के व्यवहार हो के अगर हमारी माँगों पे अमल किया जाता है, तो कोई भी चीज़ें, क्योंकि जब भी आप प्रोटेस्ट करते हो तो कुछ चीज़ें लगभग-लगभग जो आपने अनप्लान्ड होती हैं, वो हो भी जाती हैं। उसमें आप किसी तरीके का कंट्रोल आपका नहीं उनके चीज़ों के ऊपर होता है। तो जिस तरीके से वो माहौल बन गया था, एक क्रिएट हो गया था, एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था, उसको काबू करने में भी हमें थोड़ा समय लगा और लोगों से बातचीत करके हमने वो मामले को सुलझाया भी। साथ ही साथ लोगों को थोड़ा समझाया भी कि आपको आक्रोशित होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घरों में अपने-अपने कार्य में रहिए और समय-समय पर जब भी हमारे द्वारा दिशा निर्देश दिए जाएँगे, उसके बाद ये कार्य करना है। तो लोगों का एक सकारात्मक जो एक सिम्पैथी होती है, जो एक पॉज़िटिविटी होती है, हम लोगों की तरफ जुड़ी है। और मैं नर्सिंग की अगर प्रोफ़ेशन की बात करूँ, अगर सिंपल मैं बताना चाहूँ, तो नर्स शब्द अपने आप में ही एन फ़ॉर जो मैं कहूँ तो नोबल है, यू फ़ॉर जो अगर मैं कहूँ तो अंडरस्टैंडिंग है, आर फ़ॉर रिस्पॉन्सिव है और एस फ़ॉर सिम्पैथी और ई फ़ॉर एम्पैथी है। तो नर्सिंग जो हमारा एक शब्द है, एक प्रोफ़ेशन है, ये कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ा सेवा का कार्य है और हमारा ये मानना है कि लोगों को हम, क्योंकि मरीज़ों से भी जब हम डील करते हैं, हॉस्पिटल में भी डील करते हैं, बहुत बार पेशेंट भी हमारे साथ हाइपर हो जाता है। बहुत बार पेशेंट के रिलेटिव भी हमारे साथ हाइपर हो जाते हैं। तो उन परिस्थितियों को भी हम काउंसिल करके चीज़ों को सकारात्मक चीज़ों में मतलब कि लेकर आते हैं, तो डील करते हैं। तो नर्सिंग जो प्रोफ़ेशन है, वो ऑल-राउंडर प्रोफ़ेशन है। हर एक चीज़ की उस समय एडवोकेसी हो, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड कार्य हो, हर एक प्रकार के आपको देखने के लिए चीज़ें मिलेंगी। हर एक उसमें नारी शक्ति में या जो भी हमारे नर्सेज़ हैं, उनमें कूट-कूट के भरी हुई है। अच्छा, ये जो आपका आंदोलन था, ये सीएम आवास का घेराव था। तो क्या आपकी सीएम धामी से मुलाकात हो पाई? जी, सीएम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हमें उस समय तो नहीं, लेकिन जब हमारे द्वारा 4 कूच किए गए, उसके बाद हमारी मुलाकात उनसे हुई और सर के पास जब हमने अपनी बात रखी, तो सर ने हमारी परेशानी को समझा और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि मैंने पहले भी इसमें वर्षवार किया है, दोबारा आपका डिपार्टमेंटल जो प्रपोज़ल अगर मेरे पास आता है, तो हम इसमें बिल्कुल आप लोगों के लिए हित में कार्य करेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात ही नहीं थी कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, कि एक ही बैच के बच्चों को नौकरी मिल गई है और एक ही बैच के बच्चों को कहा जा रहा है कि आप एग्ज़ाम फेस कीजिए। तो शासन प्रशासन हमें पूर्ण विश्वास है कि इसमें कोई न कोई जल्द कार्रवाई करेंगे और पॉज़िटिव कार्रवाई करेंगे। तो उनका कहना था कि वो जब डिपार्टमेंट से प्रपोज़ल आएगा, तो उसके ऊपर वो कार्रवाई जी, करेंगे। बिल्कुल तो वो तो प्रदेश के मुखिया हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट से प्रपोज़ल मँगवा सकते थे। जी, बिल्कुल मँगवा सकते हैं। उनके द्वारा कहा भी गया था कि इन लोगों के जो पॉइंट्स हैं, वो आप इनकी एक फ़ाइल मेंटेन करिए और उस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी पश्चिम बंगाल दौरे में थे क्योंकि उनको वहाँ की ज़िम्मेदारी भी दी गई है और उस समय वो यहाँ पे मौजूद भी नहीं थे और अब जब हमारे वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी यहाँ पहुँच गए, तो हमारे द्वारा उनको कल मुलाकात करके सभी चीज़ों को हमारे द्वारा उनको बताया गया, कि क्या इन दिनों हमारे बीच मतलब की जो चर्चाएँ हुई हैं, क्या हमारे विभागियों द्वारा बात हुई है। तो उन्होंने भी कहा है कि सकारात्मक चीज़ें आपके लिए ज़रूर लेंगे हम इसमें। तो आपको लगता है कि अब जल्दी ही प्रपोज़ल जो है सीएम साहब के पास पहुँच जाएगा? सर, पूर्ण विश्वास तो हम सभी को है कि हम भी उत्तराखंड के राज्य के बच्चे हैं। हमारा स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने में हमेशा योगदान रहा है, आगे भी रहेगा और स्वास्थ्य सुविधाएँ आपने देखा होगा कि सबसे एक ये सामाजिक मुद्दा भी है। क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है। इसके साथ लोगों की भावनाएँ भी जुड़ी हुई हैं, लोगों का स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है और हमारे तो सिलेबसों में या बात करें डब्ल्यूएचओ की तो उसमें सिंपल से कहा गया है कि हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल वेल-बीइंग। तो कहीं न कहीं अगर हेल्थ अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो आप रोज़गार भी अच्छा पा पाओगे, आप शिक्षा भी अच्छी कर सकोगे और आने वाले समय में आप सभी को सुदृढ़ स्वास्थ्य सुविधाएँ दे पाओगे। तो हमारे विषय में ज़रूर कार्य किया जाएगा, ऐसे हमें पूर्ण विश्वास सरकार और शासन प्रशासन पे है। स्वास्थ्य सेवाओं से मेरे को एक चीज़ और याद आई कि हम पहाड़ी राज्य के हैं लोग हैं और ये पहाड़ी राज्यों में हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी है। तो इसमें आप नर्सिंग स्टाफ की क्या भूमिका देखते हैं? सर, ये बात बिल्कुल आपने बिल्कुल शत प्रतिशत सच कही है कि आपने अभी चौखोटिया का मामला देखा होगा या पिल्की का मामला देखा होगा और तमाम ऐसे जगह भी हमारे पास आपने स्वास्थ्य सुविधाएँ दूर-दराज इलाकों में देखी है कि जहाँ पे अगर किसी रात को किसी को कोई दर्द स्टार्ट हो जाए या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई दिक्कत आ जाए, तो उनको 108 एम्बुलेंस के द्वारा इतनी दूर जाके मतलब कि अपने पास टर्शरी हॉस्पिटल में जाके सुविधाएँ लेनी पड़ती है।
तो कहीं ना कहीं अब उस स्टेप में शासन प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। जो छोटे छोटे पीएससी और सीएससी सेंटर हैं उनको उच्चीकृत किया जा रहा है ताकि फैसिलिटीज को वहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। और नर्सिंग स्टाफ का हमेशा ही इतना महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ अगर वार्ड में है तो वो एक लैब टेक्नीशियन से लेके, एक डॉक्टर से लेके, एक आपका फार्मेसिस्ट से लेके सारे कार्य का नॉलेज उसको होता है। इसीलिए इसको स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि हमने देखा है कि अधिकतर पहाड़ी राज्य क्षेत्रों में तो बहुत दिक्कत है कि अगर छोटे से भी किसी को कोई दिक्कत आ जाती है तो जो वहाँ पे जो कुछ छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं भी तो उनमें भी सुविधाएं नहीं मिलती, सीधा रेफर ही होते हैं। सर अगर पलायन की भी अगर आज की डेट में उत्तराखंड की बात देखी जाए, पलायन पहाड़ों से क्यों हो रहा है? सिर्फ दो चीजों के कारण, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही पहाड़ों में मजबूत हो जाए तो शायद पलायन देखने के लिए मिले। पहाड़ों में हर एक चीज जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, अगर वहाँ पे बात की जाए, अब शहरी अगर आज मैं बात करूँ तो आज अगर कोहरे ने यहाँ मैदानी इलाकों में अपनी चादरें ओढ़ाई हैं तो पहाड़ों इलाकों में आज मौसम साफ है। क्यों मतलब पहाड़ को ही बेस्ट कहा जाता है? वो इसीलिए कहीं न कहीं वहाँ पे सिर्फ अगर देखा जाए जो कमी है वो स्वास्थ्य और शिक्षा की है। अगर उस चीज़ पे कार्य कर दिया जाए सरकार शासन प्रशासन के द्वारा तो आने वाले समय में पलायन को भी रोका जाएगा और साथ ही साथ और मजबूती के साथ लोगों को वहाँ पे सुविधाएँ भी मिल सकेंगी। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हीं पहाड़ों से कोई आने वाला हमारा, चाहे वो प्रधानमंत्री बने, चाहे वो रोजगार के, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा में कोई बड़े पदों पे कार्यरत होंगे, चाहे वो शिक्षा के बड़े-बड़े पोस्टों पे वही लोग देखने के लिए मिलेंगे। और वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो युवा नर्सिंग में आना चाहते हैं, आज के संघर्ष को देखते हुए आप उनको क्या संदेश देंगे? सर नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि बहुत सारे सभी प्रोफेशन में कार्य तो हर कोई कर रहा है, सैलरी भी हर जगह मिल रही है। हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में एक बढ़िया पॉइंट और एक बढ़िया चीज़ ये है सर कि यहाँ पे जो सेवा करके, पेशेंट की जो केयर प्रोवाइड करके जो आशीर्वाद मिलता है, वो कहीं न कहीं सीधे आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि जब हमारे द्वारा किसी की जान को बचाया जाता है, जब हमारे द्वारा किसी को पीड़ा में, जिस समय दुःख की घड़ी है, उस समय कहीं न कहीं उसका सहारा बन के उसके साथ कार्य किया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से इस कलयुग के ज़माने में और इस समय के टाइम पे इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। क्योंकि सेवा का कार्य और माँ की ममता से जुड़ा हुआ कार्य है जो नर्स प्रोवाइड करती है, तो वो सबसे बेहतरीन कार्य है, एक नोबल प्रोफेशन इसीलिए इसे कहा गया है। और जो भी युवा इसमें आ रहे हैं और आने वाले समय में आएँगे, बहुत सारे स्कोप्स इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। चाहे उसके आप मास्टर करिए, चाहे फिर पीएचडी करिए, चाहे नर्सिंग प्रैक्टिशनर कोर्स करिए, बाहर के लिए इतने सारे दरवाजे खुले हुए हैं, तो तमाम तरीके के ऑप्शंस नर्सिंग प्रोफेशन में खुले हुए हैं। ये ये तो नॉर्मल कंडीशंस में आपने बता दिया, लेकिन जो आज का आपका संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष को देखते हुए आप क्या कहेंगे? सर संघर्ष को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों को इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए और जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, जो हमारी विचारधारा नहीं, है। मैं आंदोलन में जुड़ने के लिए नहीं, मैं ये आंदोलन में तो वो जुड़ेगा जो नर्सिंग में आ चुका है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज का जो संघर्ष आप लोगों का चल रहा है, अगर ये ऐसे ही चलता रहता है तो जो नया युवा जो इस क्षेत्र में आना चाहता है उसके लिए आपका संदेश क्या होगा? नर्सिंग में जो आना चाहता है, जो नर्सिंग में आना चाहते हैं अभी हमारे प्रोफेशन में, बिल्कुल, जिन्होंने अभी ये कोर्स किया, ज्वाइन नहीं किया है, कोर्स करेंगे और भविष्य में आएंगे। सर प्रोफेशन में तो आना चाहिए। जो लोग इसमें मतलब कि विचार कर रहे हैं कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि रोजगार नहीं है, या फिर हो सकता है कि किसी को लगे कि आंदोलन करना ही पड़ते हैं और तब जाके कहीं अपनी बात मनवानी पड़ती है कि हम जाएं ना जाएं, दो तरफ है, किसी के अगर मन में कोई डाउट उत्पन्न हो रहा है तो मेरा उनको सीधे संदेश है, आप बिल्कुल आइए। क्योंकि नर्सिंग का प्रोफेशन आपके लिए कहीं ना कहीं सिर्फ रोजगार के लिए यहाँ पे नहीं है, आपके लिए सब जगह दरवाजे खुले हुए हैं। प्रोफेशन ऐसा है कि अगर आप एक बार डिग्री या डिप्लोमा कर देते हो तो आपके लिए रोजगार कहीं ना कहीं आपको, चाहे प्राइवेट संस्थानों में हो, कहीं ना कहीं आपको मिलना ही मिलना है। चलिए, मतलब रोजगार तो है। रोजगार बिल्कुल है सर, क्योंकि ये जो हमारा है ये डिग्री प्लस साथ में साथ इसमें एक्सपीरियंस हमारे साथ जुड़ा हुआ है और एक्सपीरियंस को, अनुभव को हमेशा प्राथमिकता हर जगह मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। अच्छा, एक चीज और, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला प्लान क्या होगा? सर मैंने अभी वही बात कही थी, सौभाग्य न सब दिन होता है, देखे आगे क्या क्या होता है। तो वैसे तो हमें लगता नहीं है सर कि मांगे जो हमारी कोई नाजायज मांगे हैं, एकदम जायज मांगे हैं। और जिस तरीके से अभी तक हमें सकारात्मक प्रभाव कुछ दिनों से देखने के लिए मिला है,
तो जरूर हमारी मांगों पे अमल किया जाएगा। मैं तो चाहूंगा कि आपकी मांगे तुरंत पूरी हों, ज़्यादा समय भी ना लगे। लेकिन अगर मतलब हम ये देखिए, ये तो वो चीज़ें कि इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। जब तक ऊँट बैठा नहीं, मालूम नहीं किस करवट है। तो अगर नहीं हुआ, अगर हो सर, गया तो सब कुछ अच्छा है, इन अगर केस नहीं होता है इन तो केस तब संगठन क्या करेगा? इन केस अगर 1-2% हमारी मांगे पे अमल नहीं किया जाता विचार, तो हम न्यायालय का दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला हुआ है। हम जरूर दरवाजे को खटखटाएंगे और साथ में अपनी गुहार को वहां लगाएंगे जहां सबकी गुहार को सुना जाता है। तो न्यायालय जाने का अभी आपको क्या लगता है कि अगर नहीं होता है तो कितने दिन का इंतजार रहेगा? सर, अभी तो हमें शासन प्रशासन से ही हमें एक उम्मीद है और एक जो आश्वासन मिला है, इस पे हम कार्य कर रहे हैं। उस तरफ अभी हमने वो चीज़ें स्टेप्स अभी हमने लिए नहीं है। उनको हमने अभी सिर्फ़ अपने पास एक सँभाल के आगे आने वाले समय के लिए रखा हुआ है। उस पे विचार तब किया जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारे विचार हैं, वो सब पॉज़िटिव की तरफ काम कर रहे हैं और शायद इसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने के लिए जल्द से जल्द मिलेगा भी। तो कितने समय तक इंतजार कर सकते हैं नरसिंह एकता मंच? सर, नर्सिंग एकता मंच नर्सेज़ की जो पेशेंस लेवल है, जो टॉलरेशन लेवल है, वो बहुत ही अत्यधिक आगे होता है। कोई ऐसा नहीं कि हम एक रात में टूटने वाले लोग हैं। हमें अगर 6 महीने, 1 साल भी अगर बोलने के लिए कह दिया जाए कि आप 1 साल तक भी अगर इंतज़ार करिए, हम तैयार हैं। क्योंकि जो नर्सेज़ का धैर्य है, पेशेंस लेवल है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि जब पेशेंटों के साथ हम डील करते हैं, तो तमाम प्रकार की चुनौतियाँ हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। तो इससे अगर ये बात जो है विभाग के लोग या मंत्री जी सुनते हैं, तो उनको तो ये लगेगा कि अभी ये साल भर और इंतजार कर सकते हैं, तो फिर जल्दबाजी क्या है? सरकार का थोड़ा पैसा ही बचा लेते हैं। नहीं, बिल्कुल हमारा ये कहना है कि आप हमारी माँगों को पॉज़िटिव वे में लीजिए, पॉज़िटिव सकारात्मक चीज़ें लीजिए। क्योंकि हमें पता है कि आपने 2020 से जब विज्ञप्ति को बाँटना स्टार्ट किया, तो 5 साल आपको वहाँ पे भी लग गए। तो कहीं न कहीं माइंडसेट हमारा भी क्लियर है कि आपको समय तो लगने वाला है, सरकारी काम होने वाले हैं, तो एक दिन में ही कोई फ़ाइल या वित्तीय विभाग या कार्मिक विभाग से हर जगह से प्रस्ताव पारित होने वाले नहीं है। समय लगने वाला है, ये हम पहले से अपना माइंड को एडजस्ट करके और प्रिपेयर करके चल रहे हैं। बट ये ज़रूर है कि जो हमारी माँगे हैं, उन पे सकारात्मक अगर प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं, तो जो हम वनवास आज एकता विहार में काट रहे हैं, तो वो वनवास हमारा सफल हो जाएगा। उसका हमें पॉज़िटिव परिणाम देखने के लिए आगे मिलेगा। अच्छा, नरसिंह एकता मंच से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो अभी रियलिटी में बेरोज़गार हैं? मतलब जो किसी प्राइवेट संस्थान से भी नहीं जुड़े हैं? सर, इसमें तकरीबन मैंने जैसे आपको बताया कि 4000 प्लस लोग इस समय हमारे साथ हैं, जो नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड के साथ इस समय भागीदारी कर रहे हैं। और इसमें अगर मैं बात करूँ कि जो प्राइवेट संस्थानों के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तकरीबन 1500 प्लस लोग, जो किसी भी जगह पे इस समय कार्यरत नहीं है, जिनको एक होप है कि सरकार, शासन, प्रशासन हमारे लिए कुछ करेगी, तो 1500 प्लस लोग वो भी हैं, जो किसी भी प्राइवेट संस्थानों में भी नहीं जुड़े हुए हैं। 1500 बहुत बड़ी संख्या होती है। जी, बिल्कुल सर। जब 1500 लोग जो हैं पूरी तरह से बेरोज़गार हैं, तो क्या एकता विहार में इसमें से कितने % लोग पहुँच रहे हैं? सर, एकता बिहार में जो हमारे लोग हैं, वहाँ पे भी हमने जो नर्सिंग का पैटर्न हमारा वार्डों में फॉलो होता है, वही पैटर्न हमारे द्वारा वहाँ पे भी फॉलो किया गया है। हमारे द्वारा जो महिला नारी शक्ति है, उनको 5 बजे तक हम रोकते हैं, शाम को हम उन्हें ड्यूटी मतलब अपने-अपने घरों पे भेज देते हैं। साथ ही साथ हम नहीं चाहते नर्सिंग प्रोफेशन अपनी माँगों को लेके हम सबको वहीं पे हर दिन बिठा के रखें। तो हम लोगों ने वहाँ पे ड्यूटी रोस्टर चार्ट बनाया हुआ है कि आप मॉर्निंग में जिनको अवेलेबल टाइम मिल पाता है, वो मॉर्निंग में आइए, जिनको इवनिंग में मिलता है, वो इवनिंग में आइए। और नाइट में हमने कंटिन्यू 10 से 12-15 लड़कों की ड्यूटी वहाँ पे नियुक्त की हुई है, जो शेड्यूल के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो प्रतिदिन जो आंकड़ा है, 100 से 150 लोग हर एक शिफ्ट में वहाँ पे पहुँच रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब 1500 लोगों से ज़्यादा जो हैं वो पूर्णतः बेरोज़गार हैं, अगर ये सभी लोग एक साथ इकट्ठे होके बैठ जाएँ, तो सरकार पे इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा? सर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्योंकि जहाँ 10-12 लोग और कहाँ 1500 लोग, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सर, एकता विहार तो पूरा ही कवर हो जाएगा उसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि हमारे साथ जो बच्चे जो लोग जुड़े हुए हैं, कुमाऊँ मंडल और उत्तरकाशी, तमाम इतने दूर-दराज इलाकों से लोग जुड़े हुए हैं। किसी के घर में कोई अपने बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है, किसी के कोई सास-ससुर लोग हैं, तो कहीं न कहीं वो भी हर एक दिन वहाँ पे बैठ पाना उन लोगों के लिए भी मतलब कि कहीं न कहीं एक कठिनाई और सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे द्वारा वो उनको लोगों को यही समय-समय पे जब भी दिशा निर्देश हम दिए जाते हैं, हुँ, हम हुँ। उन लोगों को बुलाते हैं या कूच हमें करवाने हों, तो हम कूच में उन्हें शामिल करते हैं। तो ये कहीं न कहीं हाँ, इसमें ज़रूरी है कि एक समय अवधि थोड़ा ज़्यादा लग रही है। लेकिन कोई बात नहीं सर, क्योंकि कभी न किसी चीज़ में हमें हर एक चीज़ हमारे चीज़ अकॉर्डिंग भी नहीं होती है। कुछ चीज़ों के लिए हमें भी सामंजस्य बिठाना पड़ता है। हर एक चीज़ को पहलू को देखना परखना पड़ता है कि हर एक लोगों की जो भावनाएँ हैं,
किस तरीके से हमारे लोगों के साथ जुड़ी हुई है, उन चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए एकता मंच के कार्यकारिणी जो हमारे साथ सदस्य हैं, वो सब चीज़ों पे कार्य करते हैं और एक जो हम लोग आगे की रणनीति बनाते हैं उस पे ही कार्य करते हैं। अच्छा, आपकी कविताओं के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो आपकी कोई फेवरेट कविता? सर फेवरेट मेरी नर्सेस की चिंता थी, हम्म, जो मैंने आपको सुनाई। वो उसके तो मैं शुरू से मैं अगर 1-2 लाइनें उसमें स्टार्ट करूँ, जब पहला कदम पड़ा विद्यालय में, मैं भी कोरा पन्ना था। जब पहला कदम पड़ा विद्यालय में, मैं भी कोरा पन्ना था। पढ़ लिख कर मुझको भी नर्सिंग अफ़सर बनना था। पढ़ लिख कर मुझको भी नर्सिंग अफ़सर बनना था। फिर उसके बाद सर मेरी जो ये पंक्तियाँ हैं, वो मैं यही कहता हूँ कि मरीज़ों के लिए कभी डॉक्टर से लड़ती, मरीज़ों के लिए कभी डॉक्टर से लड़ती, कभी दुर्गा काली बन जाती है। मरीज़ों के लिए कभी डॉक्टर से लड़ती, कभी दुर्गा काली बन जाती है। सेवा भाव को ऊपर रखकर माँ का फ़र्ज़ निभाती है। वह कोई और नहीं, मेडिकल की रीढ़ की हड्डी नर्सेस कहलाती है। सच कहूँ तो नर्सेस की चिंता मुझको बहुत सताती है। सच कहूँ तो नर्सेस की चिंता मुझको बहुत सताती है। और ये जो पंक्तियाँ जब मैं लिख रहा था सर, यकीनन उस समय मुझे नर्सेस का जो जो दर्द है वो साफ दर्द दिखता है था, इसमें। वो उस समय मुझे कहीं न कहीं एक हुआ था। और 2020 में जब मैंने ये लिखी थी, ये प्रकाशित हुई थी, तो तमाम जगह से लोगों ने मुझे इसमें जो एक सकारात्मक और एक लोगों ने देखा कि कहीं न कहीं प्रोफेशन से लिखी हुई जो सच्चाई है, उसको बयाँ किया गया था। तो काफ़ी सराहनीय इस पोएम की मेरी हुई थी और ये मेरी सबसे बेस्ट पोएमों में से एक। अच्छा, आपने अभी तक जितने आंदोलन किए हैं, जितने भी आपकी खोज रही है, सब चीज़ों में आपने जो पुलिस का व्यवहार आप लोगों के प्रति रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? सर शासन पुलिस का व्यवहार तो सर वैसे चीज़ों को मेंटेन करना है, लॉ ऑर्डर को फ़ॉलो करना है, ट्रांसपोर्टेशन यातायात को वहाँ पे स्थापित करना है ताकि चीज़ों लोगों को और किसी को अफ़ेक्ट ना हो। हाँ, एक दिन जिस दिन सीएम आवास क्रूज़ के दौरान जो घटना हुई, वो बड़ी एक निराशा और निंदनीय ज़रूर थी। हताशा थी हम सभी के मन में कि इस तरीके से जो हमारी महिलाओं के साथ जो अपहरण फाड़े गए, क्योंकि ये भी हमारी कहीं न एक वर्दी है और जैसे पुलिस की वर्दी है, हमारी भी एक वर्दी है, ये भी हमारी एक रोज़ी-रोटी है। तो उस दिन हमें तो कहीं न कहीं थोड़ा जो एक नकारात्मक जो हमारे उसमें मन में था कि हमारे लोगों के साथ ये हुआ है, तो कहीं न उस दिन आक्रोश भी था और कहीं न कहीं उसका जिन बहन के साथ हमारे ये घटनाक्रम हुआ था, उन लोगों में एक व्यापक एक आक्रोश देखने के लिए मिला और उनके द्वारा जो कार्रवाई आगे करवाई गई, वो निजी उनके रूप में आगे कार्रवाई करवाई गई। तो पुलिस प्रशासन से हमारी सिर्फ़ यही है कि संविधान हमको ये अधिकार देता है कि हम अपनी माँगों के लिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आपको हमारी आवाज़ दबाने के बजाय हमारी ताकत बनकर हमारे साथ खड़े करने के और सुरक्षा करने के लिए खड़ी है, ना कि हमारे लोगों को डराने और धमका के हमारी आवाज़ को चुप कराने के लिए। तो पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलकर आपने इस चीज़ का अपना रोष प्रकट नहीं किया? बिल्कुल सर, संज्ञान लिया गया और हमारे कप्तान साहब से भी मुलाकात हुई थी इस विषय में। कप्तान साहब के साथ भी हमने बात करी और सभी जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा हमें भी कहा गया कि जो घटनाक्रम वहाँ पे हुआ था, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। जिस तरीके से वहाँ पे घटना अचानक सडनली वहाँ पे ऑन-सेट हुई है, तो हमारे द्वारा यही कहा था कि अगर हमारी बहन जिनके साथ ये घटनाएँ हुई हैं और किन माँगों के लिए उनके साथ ये घटना हुई है, अगर माफ़ी देना चाहें या फिर कुछ कार्यवाही लीगल एक्शन लेना चाहें, वो उनका निजी मामला था, लेकिन संगठन उनके साथ हमेशा खड़ा था और आगे रहेगा भी। तो मतलब आपको लगता है कि अगर आगे भविष्य में इस तरह का कोई आंदोलन फिर से होता है, तो शायद इस बार पुलिस इस तरह का व्यवहार ना करे? हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से वो एक चीज़ हाइलाइट हुई है और जिसमें मीडिया का सबसे अहम रोल रहा है, तो शायद शासन प्रशासन या पुलिस प्रशासन इतना तो ज़रूर समझ गई होगी कि ये लोग शिक्षित हैं, ये लोग प्रोफेशनली लोग हैं और कहीं न कहीं अगर ये अपनी आवाज़ के लिए सड़कों पर उतरे हैं, तो ये कोई प्री प्लान 1 रात या 2 रात या 5 रात पहले करके ये प्लान करके सड़कों पे नहीं आए हैं। हुँ, हुँ। ये शिक्षित हैं और तकरीबन 1.5 साल तक हमारे द्वारा पहले हमारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे विधायकों से मिला गया था। उसके बाद जब हमें लगा था कि हमारी माँगें कहीं से पूर्ण नहीं हो रही है, तब जाके हमारे द्वारा सड़कों पे उतरने का प्रोग्राम जो हमने बनाया, वो कार्य किया गया। तो शायद शासन प्रशासन या पुलिस प्रशासन आगे आने वाले समय में ज़रूर इस चीज़ को संज्ञान में लेगी और सुरक्षा के लिए हमारे लोगों के लिए वहाँ पे खड़ी रहेगी, ना कि किसी की आवाज़ को दबाने के लिए। तो वैसे तो आप प्रदेश के मुखिया और अपने विभाग के मुखिया सभी से मिल के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इन दोनों को लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से, जो महामहिम भी हैं और जिन्होंने इतने समय से यहाँ पे उत्तराखंड में कार्य किया भी है। रोज़गार युवाओं का जिनका कहा जाता है कि धाकड़ धामी जी हैं। तो हमारे धाकड़ धामी जी से भी अनुरोध है, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से, जिनको रोज़गार देवता भी कहीं-कहीं कहा जाता है कि रोज़गार मंत्री जी आ गए हैं। तो रोज़गार मंत्री जी से भी हमारी ये एक
हाथ जोड़कर ये विनती और निवेदन रहेगा कि आप इन 2-2,500 बच्चों का दर्द समझिए। कहीं न कहीं इन लोगों के घर चूल्हे जलाने का कार्य भी आप ही का है, आप ही की सरकार का है। और शायद आशा करते हैं कि इतना कुछ होने के बाद आज 16वें दिन धरने का, अनिश्चितकाल धरने का जारी है, तो आप तक ये शायद आवाज़ डेली पहुँच रही है, चाहे वो एलआईयू के माध्यम से हो, चाहे अन्य नेताओं के माध्यम से हो, चाहे अन्य विधायकों के माध्यम से हो। आप इसको संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिकता देते हुए हमारे लोगों के लिए कार्य कीजिए। ऐसा हमारा आपसे अनुरोध है और ऐसा हम सबसे विनती करते हैं, और कोई नाजायज़ माँग नहीं है, एक जायज़ माँग है, आप पूरी कर सकते हो क्योंकि आप मुखिया हो प्रदेश के। बिल्कुल, हम भी आशा करते हैं कि आपकी मांगें जल्द से जल्द पूरी हों, और इतने सारे बेरोजगार लोग जो अभी हैं और जो कई सारे लोग जो प्राइवेट संस्थानों में परेशान हैं, उन सब लोगों को उनका हक मिले। आज के पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी। धन्यवाद सर आपका, जो आपने बहुमूल्य समय हम लोगों को भी दिया और हमें यहाँ तक बुलाने के लिए निमंत्रण भी दिया, ताकि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, जो घरों में हैं, जो दफ्तरों में हैं, जो इस सर्द मौसम में अपने-अपने लोगों के देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो उन तक हमारी जो सोच है, जो मिज़न है हमारे, जो विज़न है, वो उन तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।